Now, the next topic is partnership deed or article of partnership. All the rules and regulations of the partnership are in written form. If are in written form, then it is a partnership deed. If are in oral form, then there is no need of partnership deed. या सिंपली कहें तो क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. बेसिकली अब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज ए पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड, द रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूली स्टैम्प्ड. इसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. स्टैम्प पेपर के ऊपर ये पार्टनरशिप डीड बनेगी. और कितनी स्टैम्प ड्यूटी देनी है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. बस आपके सिलेबस में इतनी बात है कि स्टैम्प एक्ट 1889 में ये बात लिखी हुई है और उसी चीज को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. तो एक बिजनेस पार्टनरशिप का कैसे चलेगा? अगर वो चीजें एट अ टाइम डिसाइड करेंगे बार बार तो उसमें डिस्प्यूट होंगे. तो बेहतर है कि फर्म के शुरू होने से पहले ही जब वो बन रही है तभी हम सारी चीजें रिटन में डिसाइड कर लेंगे. और रिटन में जो चीजें लिखी होती हैं उसमें डिस्क्रिपेंसीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अब बात आती है इनके कंटेंट्स क्या है. तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने आपके लिए बहुत आसान तरीके से लिख दी हैं. कंटेंट्स आपको मैं इसकी फोटो भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आपको ये याद हो जाए. ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना. आपको एग्जाम में हद से पूछा जा सकता है राइट एनी 3 और 4 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पर समझाने सारे पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में इनकी जरूरत आएगी. देखिए पहला कंटेंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स. फर्म का नाम और पार्टनर्स का नाम दोनों उस डीड के अंदर होने चाहिए. इनफैक्ट उनके फादर्स का नाम भी होता है, पार्टनर्स के फादर का नाम भी होगा. नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस करना चाह रहे हैं हम लोग. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं, सर्विस बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्मॉल लेवल पे करना चाह रहे हैं, लार्ज लेवल पे करना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए लाइसेंस चाहिए होंगे, वो सारी बातों को यहाँ पे नेचर वाइज डिस्कस होगा. फॉर एग्जांपल 3 लोग मिलके पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो वैसे रजिस्टर होंगे, नहीं तो जैसा भी उनका बिजनेस है. अगली बात करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर. हर पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा, पैसा लेके आएगा. कैपिटल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, आपने सबसे पहली एंट्री 11th में पढ़ी हुई यही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बेसिकली बिना पैसे के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता. तो डीड में लिखा होगा कि कौन कितने पैसे लेके आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर 1 करोड़ लेके आए और दूसरा पार्टनर 1 लाख ही लेके आए, तो उससे फर्क नहीं है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच एंड एवरी पार्टनर शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट पार्ट, interest on capital. All the partners get some interest on their capital, but it is not necessary कि capital पे interest मिलेगा ही मिलेगा. If it is allowed, interest on capital is allowed, then it will be written in deed. Allowed है, then at what rate it will be given. And if it is not allowed, then कोई बात ही नहीं है, जो भी है लिखा होना चाहिए. Interest on drawings. Interest on drawing, अगर हम पार्टनर्स कुछ ना कुछ पैसा घर के लिए लेके जाएंगे पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग्स कहते हैं. ये बातें आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं. ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. तो अगर चार्ज किया जाएगा तो किस रेट पे किया जाएगा और अगर चार्ज नहीं किया जाएगा तो कोई बात नहीं. अगला प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो 6th पार्ट में है कि क्या प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग करने का रेशियो होगा. अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट है उतना ही लॉस शेयरिंग में भी पार्ट होता है. 7th पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. पार्टनर अगर कैपिटल से अलावा कुछ हमारी मदद करता है तो उसे कहते हैं पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन पे रेट क्या होगा? देखिए देना तो पड़ेगा. अगर हम डीड में ये लिख दें कि पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा. मैंने लिख दिया बट मिनिमम 6% पर एनम देना ही पड़ेगा. डीड में 6% से कम डिसाइड करेंगे तो भी 6% देना पड़ेगा. 6% से ज्यादा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बट मिनिमम 6%. नाउ सैलरी और कमीशन. अगर सैलरी और कमीशन आप देंगे पार्टनर को तो कितनी देंगे वो डिसाइड होगी.
नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। ऐसे ही 9th में देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। देखिए 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, आपने 11th में भी पढ़ा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड हम यहाँ पे भी डिसाइड करेंगे द डेट ऑन विच अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, द डेट ऑन विच अकाउंट विल बी क्लोज्ड एवरी ईयर। 10 में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं बिल्कुल अभी, तो वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी जाएंगी। 11th में ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। अब ऑडिटिंग क्या है, देखिए खाते बनते हैं, बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट किए जाते हैं, पर इनको चेक भी कराया जाता है और इन्हें चेक करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑडिटिंग करानी है, एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आपकी इनकम लेवल नहीं है तो आपको कराने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर आपको कराना पड़ता है। तो ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स अगर होनी है तो ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि होनी है या नहीं, नहीं होनी तो कोई बात नहीं, होनी है तो उसका अपॉइंटमेंट सीए का कैसे करेंगे ये बात भी डिसाइड होगी। अंडरस्टैंड। अब 12th पे आते हैं ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट। देखिए हर बंदा अगर बैंक के अकाउंट्स जाके संभालने लग जाएगा या रोज बैंक में चक्कर डालने लगेगा, बार बार वहां जाएगा बैंक में, तो फिर काम कौन करेगा। कामों को बांटना पड़ता है, वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़ेंगे कि वर्क को डिवाइड करना पड़ता है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो वही बात है, अगर तो बैंक के काम को एक ही पार्टनर संभालेगा तो वो भी लिखा जाएगा डीड में, और अगर ज्वाइंटली सारे मिलकर संभालना चाहते हैं तो वो भी लिखा जाएगा। बेसिकली आप अब तक ये समझ ही गए होंगे कि पार्टनरशिप डीड का मतलब है जो कुछ भी पार्टनर्स में होगा, जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, वो रूल्स और रेगुलेशंस कहीं ना कहीं लिखे हों तो वो बेहतर है। 13th है गुडविल। एक बिजनेस की अच्छी इमेज को कहते हैं गुडविल। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपके कोर्स में टोटल 5 मेथड्स हैं इसके, वो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तीनों केसेस में गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सेकेंड पार्ट में वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये 14th में आपको हम सिखाएंगे कि कैसे वैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स का। लाइक फॉर एग्जांपल 2019 में एक लैंड 20 लाख रुपए का था और 2020 में जाके वो 21 लाख का हो गया, तो 1 लाख की एप्रिसिएशन हो गई। अब इसको रिकॉर्ड करें या ना करें या कैसे करें, वो चीज पार्टनरशिप डीड में हम पहले ही लिख देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ, मेथड क्या होंगे इन तीनों केसेस में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। नाउ 15th, एक ऐसी तरीके की पार्टनरशिप आपको पता है, आपने पढ़ी है 11th में, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब पार्टनर्स का मन करेगा उसी दिन वो पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। अब ऐसे तो अगर 5 पार्टनर्स हैं और एक का मन कर रहा है कि हम पार्टनरशिप को आज खत्म कर दें और बाकी 4 कहें भाई ये क्या बात हुई, तो उसके लिए भी पहले से ही डिसीजन हो जाता है कि कोई बीच में आके ऐसे ही पार्टनरशिप को बंद करने की बात नहीं कह सकता, और अगर कहेगा भी तो एक ड्यू नोटिस देगा। उसके ऊपर ये रूल बना सकते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इफ एनी। पहली बात तो कुछ ही पार्टनरशिप ऐसी होती है जिनमें ड्यूरेशन तय होती है, वरना सारी की सारी गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे होती है कि हमारा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। ना तो हमारी विल है, ना हम सोचते हैं ऐसा कि हम इन फ्यूचर अपने बिजनेस को बंद करेंगे, पर कुछ पार्टनरशिप्स की ड्यूरेशन होती है। तो अगर किसी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन है, मैंने लिखा है इफ एनी, ड्यू नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, मैंने ये भी लिख दिया कि ड्यू नोटिस देना पड़ेगा पार्टनरशिप एट विल में, मतलब पार्टनर्स को बताना पड़ेगा कि भाई हमारी विल है, हम इसे बंद करना चाहते हैं, तो एक नोटिस देना पड़ेगा। हो सकता है ना सिर्फ एक पार्टनर बंद करना चाहता हो, बाकी सारे ना चाहते हो, पर उसके लिए एक नोटिस दिया जाएगा। पार्टनरशिप बंद होगी क्योंकि वो पार्टनरशिप एट विल है। एक भी पार्टनर अगर कह रहा है बंद करनी है तो करनी पड़ेगी। एक और रूल आपको बता दूं कि अगर पार्टनरशिप डीड में एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रूल्स तो ये कहते हैं कि फर्म को बंद करना पड़ेगा, पर अगर हम पार्टनरशिप डीड में लिख दें कि एक पार्टनर के मरने के बावजूद भी फर्म आगे चलती रहेगी तो फिर वो चलती रहेगी। ओके,
16th रूल टू बी फॉलोड व्हाइल एडमिटिंग अ पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं तो क्या क्या रूल्स या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम अपनी डीड में पहले ही लिख देंगे। सबसे लास्ट सेटलमेंट। सेटलमेंट 3 चीजों का बताऊंगा मैं आपको। सेटलमेंट पहला, इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से किसी बात को लेकर लड़ जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सेटल करने के लिए वो लोग कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे, या वो किसी मीडिएटर को एक बंदे का नाम नॉमिनेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। ए कहता है कि बी के पापा के पास जाया करेंगे हम अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है। मान लीजिए ए, बी और सी तीनों में डिस्प्यूट हो गया, अब वो कोर्ट कचहरी ना जाके ए के पापा के पास या बी के पापा के पास, जो भी डिसाइडेड है उसके पास जाएंगे, वो जो डिसीजन लेंगे वो हम मान लेंगे। उससे हमारा बहुत सारा एक्सपेंस बच जाएगा कोर्ट के केसेस में जाने से। तो सेटलमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स में डिस्प्यूट होगा तो हम क्या करेंगे। अगला, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस बंद करने का मन बना ही लिया और बिजनेस बंद होने जा रहा है तो उसका क्या तरीका होगा, कैसे हम बिजनेस को बंद करेंगे, ये होगा सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस। डिसोल्यूशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद करनी पड़ती है। डिसोल्यूशन में हमारा बिजनेस बंद होने जा रहा है और हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कैसे करेंगे, क्या अकाउंटिंग सिस्टम होगा, और अगर उसकी डेथ ही हो गई है तो उसके अंदर क्या रूल होगा।